हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपको रोज़ एक अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। जीएस के 20 क्वेश्चन आपको डेली अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। जो कि आपके आगामी जो यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं, और इसके सिवा अगर हम बात करें तो जैसे आपके पैरामिलिट्री किसी भी ट्रेडमैन हो गए या कांस्टेबल पद के जितने भी हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन हम डेली आपके सामने लेकर आते हैं, ठीक। तो आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन यदि आपका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी थी आपका राजकुमार राव, ऑप्शन सी थी आपका हरमन बवेजा, ऑप्शन डी थी आपका जुगल हंसराज। किसकी बात कर रहा है? क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके जुगल हंसराज। कौन है? जुगल हंसराज। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ऑप्शन ए दिया आपका असम और राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया आपका असम और गुजरात, ऑप्शन डी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम पूछा कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन कौन सा है? तो सबसे पूर्वी की बात करें, सबसे पूर्वी हो जाएगा आपका, सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका, सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका गुजरात, सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अगर हम मैप की देखिए, ये मैप को और बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक। इस मैप की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा, ठीक। तो इसके बाद सबसे पूर्वी की अगर हम बात करें, ये है आपका, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर है आपका गुजरात। कहाँ पर? यहाँ पर है आपका गुजरात, ठीक है। तो सबसे पूर्वी बोला है, ये है आपका पूर्वी यानी ईस्ट क्षेत्र, और ये आपका पश्चिमी, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सबसे उत्तरी, और नीचे हो जाएगा सबसे दक्षिणी, नीचे हो जाएगा सबसे दक्षिणी, ठीक है। तो पूछा है सबसे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र कौन कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम सबसे पूर्वी क्षेत्र की बात करें, किसकी? सबसे पूर्वी क्षेत्र की, अगर से पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की लंबाई की बात करें, कितनी लंबाई या कितनी दूरी है इसके बीच की? तो ये आपका 2933 किमी, 2933 किमी, ठीक है। और अगर हम उत्तरी और दक्षिणी केंद्रों के बीच की लंबाई की बात करें, उत्तरी और दक्षिणी केंद्रों के बीच की लंबाई ये आपका 3214 किमी, 3214 किमी, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। अगर हम सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्थ पोल की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल है, इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु। और साउदर्न सबसे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका मुख्य भूमि पर है ये, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों बीच की दूरी है आपकी 3214 किमी, ठीक है। अगर पूछे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो सबसे पूर्वी बिंदु है आपकी, सबसे पूर्वी बिंदु है आपका कीबुथु। क्या है? कीबुथु। कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये आपका गौहर
गौहर माता, गौहर माता के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है आपको? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और अगर हम पूछे सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बीच, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी के मतलब बीच की दूरी कितनी है? तो आपके 2933 किमी, 2933 किमी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया था कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को पूछा था किस राज्य में है, तो सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो आपका गुजरात, और सबसे उत्तरी राज्य यूटी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। और सबसे उत्तरी राज्य का मुख्यमंत्री कौन सा है? ये आपका इंदिरा काल, जो कि आपके लद्दाख में है। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि आपकी तमिलनाडु में है। और पश्चिम में कौन सा है? गौहर माता, जो कि आपके गुजरात में है। और पूर्व में कौन सा है? पूर्व में आपका किबुतु, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से मुख्य भूमि से दूर की बात करें तो यहीं पर आपका कौन सा? अंडमान निकोबार, मतलब अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। इसमें पूछे कौन सा मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है मुख्य भूमि से दूर? तो आपके यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट, सब मुख्य बिंदु से दूरी की बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन, यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला। केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन है दिया आपका अगरतला, ऑप्शन बी दिया आपका भुवनेश्वर, ऑप्शन सी दिया आपका शिलोंग, और ऑप्शन डी दिया आपका कोहिमा। ऑप्शन डी क्या दिया है? कोहिमा। तो जो केंद्र सरकार है आपकी कहाँ पर पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता का केंद्र कहाँ स्थापित करेगी आपकी? शिलांग में। कहाँ पर? शिलांग में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। शिलांग किस राज्य की राजधानी है? तो आपके मेघालय की राजधानी है। क्या है? मेघालय की राजधानी है। मेघालय में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यहाँ पर आपके एक फेमस त्यौहार है आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अगर पूछे यानी चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके मेघालय में। अगर मेघालय की जो शिलांग है मतलब किस नंबर का मतलब स्मार्ट सिटी है? 100वीं स्मार्ट सिटी पूछे अगर कौन सी है? 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो आपकी शिलांग है। अब पहली स्मार्ट सिटी पूछे तो आपका भुवनेश्वर है। क्या है? पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? भुवनेश्वर है। 100वां स्मार्ट सिटी क्या है? शिलांग है, जो कि आपके मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन ने दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी क्या दिया? महाराष्ट्र। क्या पूछा है? राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका है राजस्थान। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन ए दिया आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दिया आपका पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी दिया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी दिया आपका अरविंद घोष। तो किसके बात करें? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कर पूछे किसने बनाया था? तो बनाया था आपके पिंगली वेंकैया। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार ने कब अपनाया था, मतलब यानी संविधान सभा संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो अपनाया था आपका 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये पिंगली वेंकैया ने किया। हमारा अभी हम कल आपको स्वतंत्र भारत के मंत्रालय के बारे में सब बताए थे। क्या? स्वतंत्र भारत के सभी मंत्रालय के बारे में बताए थे। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ने दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन सी दिया आपका मेघालय, और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी क्या दिया है? उत्तर
प्रदेश। लोकप्रिय नृत्य लाहो की बात करें तो किस राज्य से संबंधित है, ये आपके मेघालय से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया शेर सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था। ऑप्शन ने दिया होगा फरीद खां, ऑप्शन बी दिया आपका जमाल, ऑप्शन सी दिया आपका जलाल उद दीन, ऑप्शन डी दिया अब्दुल फतह। ठीक, शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था, तो क्या था, इसका नाम था आपका फरीद खां, इसका नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी की बात करें कौन थे, तो थे आपके इसकी सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, इसके सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम पूछे, इनके पिता का नाम था आपका हसन खान, इनके पिता का नाम था हसन खान। ठीक है, और अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो इन्होंने 1530 में किस किले को जीता था, इन्होंने 1530 में आपके चुनार किले को जीता था। चुनार किला है जो आपके मिर्जापुर जिले में है। ठीक है, चुनार किले को इन्होंने कब जीता था, इन्होंने जीता था आपके 1503 में। और उसी चुनार किला जब जीता, इसके बाद ही इन्होंने लॉर्ड मलिका से विवाह कर लिया था। इससे लॉर्ड मलिका से विवाह किया। ठीक है, अगर पूछे 1539 में इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, 1539 में इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, तो उन्होंने लड़ा था आपका चौसा का युद्ध, और इसे जीता भी था। चौसा युद्ध किसने जीता था, ये आपके शेरशाह सूरी ने। किससे जीता था, हुमायूं से जीता था, किससे, हुमायूं से। ठीक है, और यह युद्ध जीतते ही इन्होंने मतलब किसकी उपाधि धारण की थी, इन्होंने उपाधि धारण की आपकी अल सुल्तान आदिल की उपाधि इन्होंने धारण की। चौसा युद्ध जीतते हैं। ठीक है, और चुनार किला को जब इन्होंने जीता तब किससे क्या किया था, तब इन्होंने विवाह किया था, किससे, लॉर्ड मलिका से। और 1539 में चौसा युद्ध जीते, तब अल सुल्तान आदिल से अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी, ये उनकी उपाधि थी, ये उनकी क्या थी, उपाधि थी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था आपका फरीद खान, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका कृषि बंजर भूमि, ऑप्शन बी दिया आपका परती भूमि, ऑप्शन सी दिया आपका कुल बीजारोपित भूमि, ऑप्शन डी दिया आपका वर्तमान परती भूमि, ऑप्शन डी क्या दिया है, वर्तमान परती भूमि। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है आपके कुल बीजारोपित भूमि। ठीक है, क्या, कुल बीजारोपित भूमि, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर से बात है कृषक बंजर भूमि कभी नहीं हो सके, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, भूमि जिस पर फसलें काटी और बोई जा रही, जहाँ काटी है वहाँ मतलब बंजर भूमि पे फसलें उगाई या काटी नहीं जा सकती। ठीक है, और यह है प्रति मतलब खाली खेतों को क्या कहते हैं, परती। ठीक, और वर्तमान प्रति भूमि यानी ये भी आपके खाली खेते हैं, तो कुल बीजारोपित भूमि हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक पोर्टलोई किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया राजस्थान, ऑप्शन सी दिया केरल, और ऑप्शन डी दिया मणिपुर। ऑप्शन डी क्या दिया है, मणिपुर। तो किसकी बात कर रहा है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक की। तो पोशाक क्या है, तो ये यहाँ पर देखिए आपके फिगर लगा हुआ है। ठीक, ये देख लिए, ये आपके ये वस्त्र है आपका पोशाक। क्या है, पोशाक क्या है, पोटलोई पोशाक है। क्या है, पोटलोई पोशाक है। ये क्या है, ये जो है आपका इसे क्या कहते हैं, इसे पोटलोई पोशाक कहते हैं, पोटलोई पोशाक। ठीक है, ये कहाँ का है, तो आपके मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का, यही आपका पोटलोई पोशाक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका केरल, ऑप्शन बी दिया आपका मेघालय, ऑप्शन सी दिया आपका गोवा, और ऑप्शन डी दिया उड़ीसा। ऑप्शन डी क्या दिया है, उड़ीसा। ठीक है, तो भितरकनिका की बात करें, भितरकनिका कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसके सिवा और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका सिमलीपाल के बाद आपका एक हो गया आपका भितरकनिका।
भितरकनिका, सिमलीपाल भितरकनिका, ये कहाँ पर आपके उड़ीसा में। ठीक, अगर हम केरल की बात करें, केरल में कौन कौन से हैं? केरल में आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एक है आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब आपके केरल में, कहाँ पर हैं? केरल में हैं। ठीक, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम पूछे मेघालय की, मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पर आपका बालपक्रम है, बालपक्रम कहाँ पर है? ये आपके बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान का है, आपके मेघालय में है। ठीक है, एक है आपके नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी आपके मेघालय में है। ठीक है, और किसकी बात करें? गोवा की, गोवा में, ठीक है, क्या हो गया? गोवा की अगर हम बात कर लें, गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गोवा में आपके भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है आपका मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ आपके? गोवा में। ठीक है, एराविकुलम पेरियार साइलेंट वैली केरल, बालपक्रम नोकरेक मेघालय, महावीर मोल्लेम आपके गोवा, और सिमलीपाल उड़ीसा, भितरकनिका सिमलीपाल आपके उड़ीसा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया आपका वेल्लूर, ऑप्शन बी दिया आपका बेल्लारी, ऑप्शन सी दिया आपका गया, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, किसकी बात कर? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। किसने किया था? ये किए थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब? 1857 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका वेल्लूर में। अगर पूछे स्वामी विवेकानंद के गुरु या स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, यानी इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आपके परमहंस रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु थे आपके रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे। ठीक है, और इनका मतलब रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ये आपके वेल्लूर कहाँ है? ये आपके कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? मतलब एकमात्र उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका लोनार झील, ऑप्शन बी दिया आपका भीमताल झील, ऑप्शन सी दिया आपका वुलर झील, और ऑप्शन डी दिया आपका डल झील। ऑप्शन डी क्या दिया है? डल झील। तो भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो है आपका लोनार झील, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये है कहाँ पर? ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर हम भीमताल झील की बात करें कहाँ पर है? आपके नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में है। ठीक है, अधिकतर मतलब ताल से संबंधित झील कहाँ पर आते हैं? नैनीताल में आते हैं। ठीक है, अगर हम वुलर झील की बात करते हैं कहाँ पर? आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और डल झील की बात करें, ये भी कहाँ पर आपके? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से झील हैं? यहाँ पर आपका शेषनाग झील, नाग झील, बेरी नाग झील, यह क्या है? बेरी नाग झील। मतलब नाग से जितने संबंधित नाग वाले जितने झील हैं सब आपके जम्मू कश्मीर के झील हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए क्या दिया? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी दिया आपका नीदरलैंड, ऑप्शन सी दिया दक्षिण कोरिया, और ऑप्शन डी दिया इटली। तो अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपकी अबू धाबी। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करते हैं आपका सियोल। क्या है? सियोल। इटली की राजधानी क्या है? आपका रोम है। क्या है? रोम। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी? नीदरलैंड की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, और इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? छत्रपति शिवाजी के जन्म पूछा है और उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि कब धारण की। ठीक है,
अगर हम शिवाजी के जन्म की बात करें, किसके, शिवाजी के जन्म की बात करें, उनका जन्म हुआ था आपका कब, 1627 में। कहाँ पर, शिवनेर दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता कौन थे, इनके पिता कौन थे आपके शाहजी भोसले। कौन थे, शाहजी भोसले। इनके पिता थे शाहजी भोसले। माता कौन थी, माता थी आपकी जीजाबाई। कौन थी, जीजाबाई। माता थी आपकी जीजाबाई। दादा कौन थे, दादा कौन थे, दादा थे आपके मालोजी। कौन थे, मालोजी। अगर पूछे शिवाजी के संरक्षक कौन थे, शिवाजी के संरक्षक कौन थे, ये थे आपके दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव कौन थे, ये थे आपके शिवाजी के संरक्षक। अगर शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था आपका संभाजी इनके पुत्र का नाम था। किसके पुत्र थे, ये थे आपके संभाजी। किसके पुत्र थे, ये थे आपके साईं बाई के पुत्र कौन थे, संभाजी। ठीक है। साईं बाई कौन थे, शिवाजी की पत्नी थी। इनके और अन्य 2 पत्नियों का नाम क्या था, एक थी आपकी सोयरा बाई और एक थी आपकी पुतली बाई। ठीक है। एक थी आपकी पुतली बाई, सोयरा बाई, साईं बाई। ये 3 इनकी प्रमुख पत्नियां थी। किसकी, शाहजी के, किसकी, शिवाजी की। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1627 में। अगर पूछे इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी, तो इन्होंने धारण की थी कब, इन्होंने धारण की थी आपके 1674 में। कब, 1674 में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है 1627 में जन्म और 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं क्या, 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो किसके, अगर हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अगर पूछे सीमा रेखा कौन सी है, तो आपके 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा जो है आपके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। ठीक है। अगर हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा कौन से हैं, यहाँ का मैगीनॉट रेखा, यह है आपका मैगीनॉट रेखा किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी समानांतर रेखा है, आपकी 49वीं समानांतर रेखा है। और भारत और पाकिस्तान की पूछे तो यहाँ पर आपका रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अगर पूछ ले भारत और चीन के बीच, किसके बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, यहाँ पर आपका मैकमोहन रेखा किसके बीच है, ये आपके भारत और चीन के बीच। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है, ये आपके अमेरिका और कनाडा के बीच, जो कि विश्व की सबसे शांति सीमा रेखा मानी जाती है। कौन सी, 49वीं समानांतर रेखा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन यदि आपका राष्ट्र का अपना धर्म है, ऑप्शन बी दिया आपका राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी दिया राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, यह है कि राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक जो है आपका सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। एक चर्च जो है आपका सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। ऑप्शन दिया आपका मैड्रिड में, ऑप्शन बी दिया आपका लिस्बन में, ऑप्शन सी दिया आपका पिसा में, और ऑप्शन डी दिया है वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी क्या दिया है, वेटिकन सिटी। तो जो ईसाई धर्म के जो चर्च हैं, मतलब चर्च का क्या नाम है, ये आपका सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ स्थित है, ये आपके वेटिकन सिटी में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। मतलब इस समय की इकाइयाँ दी हुई हैं, इनको आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की तरफ मतलब क्रम में मतलब व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ने दिया सेकेंड, इसके बाद दे दिया आपका दिन, इससे बड़ा है, फिर उसके बाद दे दिया वर्ष, इससे बड़ा है, फिर उसके बाद दे दिया महीना, यानी इससे छोटा, यानी ये हमारा आंसर गलत है। ठीक। और ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी दिया पहले सेकेंड,
फिर दिया घंटा इससे बड़ा, ठीक। फिर दिया वर्ष, ठीक, वर्ष इससे बड़ा है। फिर दिया है महीना, यानी यहाँ पर वर्ष से महीना जो बड़ा, मतलब वर्ष के बाद महीना, वर्ष के बाद मतलब वर्ष जो है आपका महीना से बड़ा, यानी उल्टा हो गया। यहाँ पे ये भी आपका आंसर गलत होता है। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी दिया आपका सेकेंड, फिर इससे बड़ा मिनट, इससे बड़ा घंटा, और घंटा से बड़ा दिन, दिन से बड़ा महीना, और महीना से बड़ा वर्ष, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही क्रम में है, ठीक। क्या दिया है, सेकेंड, फिर उससे बड़ा मिनट, फिर घंटा, फिर दिन, फिर महीना, फिर वर्ष, ठीक। अगर हम चौथे भी आंसर की बात कर लें, चौथा आंसर दिया आपका, चौथा ऑप्शन दिया आपका सेकेंड, फिर दिन दे दिया, उसके बाद महीना दिया, ठीक, फिर उसके बाद वर्ष दिया, लेकिन फिर उसके बाद मिनट कर दिया, इसके बाद मिनट कर दिया। यहाँ पर गलती है। इसमें कहाँ गलती था, यहाँ पर इसमें वर्ष के बाद महीना दिया था। इसमें कहाँ पर गलती था, यहाँ पर भी और वर्ष के बाद महीना दिया था, ठीक। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा जो जल विद्युत केंद्र है वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए दिया आपका सोन नदी पर, ऑप्शन बी दिया आपका टोंस नदी पर, ऑप्शन सी दिया आपका रिहंद नदी पर, और ऑप्शन डी दिया आपका कन्हार नदी पर। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना की बात करें, ओबरा जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं किस नदी पर है और कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, आपके यूपी के सोनभद्र जिले में है। यूपी के सोनभद्र जिले में है, ठीक है। और किस नदी पर है, तो आपके रिहंद नदी पर, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका गाजियाबाद में, ऑप्शन बी दिया आपका गोंडा में, ऑप्शन सी दिया आपका रायबरेली में, और ऑप्शन डी दिया उन्नाव में। तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, ये आपके उन्नाव में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।